सीए फाइनल का पेपर 2 है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 100 नंबर के लिए इसमें है 15 चैप्टर्स। चैप्टर्स में नजर मार लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगला रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा थ्योरी है। कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली अ प्रॉपर प्रैक्टिकल चैप्टर, जहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। कैपिटल बजटिंग इज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, उसका क्या रेशियो बिजनेस में रखना चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर कैलकुलेशन और कुछ डिसीजन मेकिंग होगी। नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। इसका पार्ट 1 जो है, इसमें थ्योरी ही ज्यादा है। पार्ट 1 में ये जो चैप्टर 4 है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 5 में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल और कैलकुलेशन है, और इसमें ऑलमोस्ट गारंटीड है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके शेयर्स। जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 आते आते आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी भी है, क्योंकि ऊपर आपने सिक्योरिटीज की वैल्यू करना स्टार्ट कर दी, डेब्ट सिक्योरिटीज और इक्विटी सिक्योरिटीज। अब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, अब आप ये सिक्योरिटीज का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा कैश भी होगा। तो ऑब्वियसली आपको वो पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा, उसमें रेशियो भी देखना होगा, डेब्ट कितनी, सिक्योरिटी कितनी, कैश कितनी रखना है, इक्विटी कितना रखना है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज देखेंगे कितनी होनी चाहिए, एंड ये सबसे रिलेटेड कैलकुलेशन एंड क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये दोनों बेसिकली थियोरेटिकल चैप्टर्स ही होंगे। सिक्योरिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इज अ न्यू कंसेप्ट, आप जो समझ रहे हैं उससे ही रिलेटेड है, बिटकॉइन से रिलेटेड ही है, बट नॉट क्रिप्टो करेंसी। सिक्योरिटाइजेशन भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फाइनेंशियल मार्केट में आया। इट्स ओल्ड बट प्रिटी न्यू इन इंडिया। म्यूचुअल फंड आप सबको पता है क्या होता है, पर प्रैक्टिकल, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स प्रैक्टिकल सबने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस बार हम इसकी म्यूचुअल फंड्स की थ्योरी देखेंगे। व्हाट आर द लॉज एंड रेगुलेशंस बिहाइंड म्यूचुअल फंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी हाई एंड कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। जनरली हम कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनको इतना डिटेल्ड मैथमेटिक्स आता नहीं है। तो इसमें बहुत लोग रट्टाफिकेशन पे फोकस करते हैं, बहुत टीचर्स एंड ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स भी सब। बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि थोड़ा एडवांस मैथ्स जो है इसके पीछे, आई विल गिव यू सम नॉलेज अबाउट दैट। बट जनरली इसमें लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज चैप्टर 10, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी। अब हम इंटरनेशनल फाइनेंस में डील कर रहे हैं। आपने शुरू किया कंपनी के फाइनेंस में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, फिर थोड़ा वाइड आए इन्वेस्टमेंट वाले एवेन्यूज आपने देखे इंडिया के अंदर के, कंट्री के अंदर के। अब आप इंटरनेशनल फाइनेंस कैसे वर्क करता है वो देख रहे हैं। अगेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऊपर थोड़ी थ्योरी, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड ही थोड़े प्रैक्टिकल्स है यहाँ पे। पर क्योंकि अब हम इंटरनेशनल मार्केट में आ चुके हैं, तो इंटरनेशनल में जो करेंसीज की मूवमेंट है और कैपिटल की मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है उस करेंसी के अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट की। मतलब उनके रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट की। जैसे यूएस डॉलर का इंटरेस्ट रेट, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है, जो कि फेड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन, चैप्टर 13, गारंटीड क्वेश्चन, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग। चैप्टर 14 अगेन प्रैक्टिकल, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, तो ध्यान से पढ़ना, इसमें भी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन गारंटीड है। चैप्टर 15 स्टार्ट ऑफ फाइनेंस, एक न्यू चैप्टर है, और मोस्टली इसमें थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड हमने ऊपर कैपिटल बजटिंग में किया है, जिसमें कैपिटल एलोकेशन भी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। एएफएम कोर्स का इंट्रो कल हो गया था, आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये है एएफएम का सबसे इग्नोर्ड चैप्टर, और हम स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर के सबसे इग्नोर्ड पार्ट से। ये वाला पार्ट, लर्निंग आउटकम।
लर्निंग आउटकम अ, हर सीए मॉड्यूल में होता है, पर इसको बुरी तरह इग्नोर किया जाता है। पर क्योंकि यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं कि सिर्फ टेक्स्ट रीड कर करके बताऊँगा। ये जो पोर्शन है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट पूरे एएफएम का जिस्ट है। अगर आपको कांसेप्ट समझ आ गया इन 6 पॉइंट्स का, कि क्या बोलना चाहते हैं, तो पूरा एएफएम आपको जनरल नॉलेज लगेगा। इस चैप्टर के ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स हैं, ये ही पूरा एएफएम है। हम इसमें से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, एडवांस्ड रोल ऑफ सीएफओ इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। सीएफओ कौन होता है? अब आप जब सीए बनेंगे, तो जो फाइनेंस फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो बिल्कुल लोअर एंड पे बुक कीपर और डॉक्यूमेंट कीपर से स्टार्ट होता है, वो एंड होता है ऊपर सीएफओ पे जाके। तो सीएफओ क्या करता है? आप जब फ्यूचर में सीएफओ बनेंगे, आप उसके माइंडसेट पे सोचो, तो वो कैलकुलेटर उठा के ऑफिस जाके टोटल्स थोड़ी ना बनाएगा। सीएफओ तो मेरे ख्याल से कभी एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करता भी नहीं है। तो सीएफओ का क्या काम होता है, यहाँ पे हम वो देखेंगे। फिर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क देखेंगे, थ्योरेटिकल नहीं है, कंसेप्ट समझना है, रियल लाइफ में फाइनेंस फंक्शन और इंडस्ट्री कैसे चलती है। ये जो टेक्स्ट लिखा है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आपके इस बुक में 4 चैप्टर है। स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। हायरार्की क्या होती है? बुक कीपर सबसे छोटी हायरार्की, कंसल्टेंट मिडिल लेवल पे हायरार्की, एवीपी सुपर सीनियर हायरार्की, और सीएफओ हायरार्की के टॉप पे बैठता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम हायरार्की बोलते हैं। तो ऊपर हम सीएफओ की हायरार्की देखी, नीचे अलग-अलग लेवल्स पे फाइनेंस फंक्शन में क्या हायरार्की होती है। अच्छा, आपको जब अ, सीए फाइनल का आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको रियल लाइफ से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने स्टूडेंट माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है कि धक्का पेली करो, नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार लो। और स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है कि मेरा लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे ये नहीं है। जैसे मैं 9th से 10th में गया, तो मैथ्स यहाँ भी थी, मैथ्स वहाँ भी थी। 9th से 10th में मैथ्स मुश्किल हुई, 10th टू 11th और मुश्किल हुई, 11th से 12th और मुश्किल हुई। यहाँ पे फाइनेंस आपको जो आता है, वो मुश्किल नहीं हो रहा, और फाइनेंस का स्कोप वाइड हो रहा है। अभी तक आप लोअर और मिडिल लेवल के फाइनेंस फंक्शंस को देख रहे थे, अब आप हायर लेवल और थोड़ा-सा सोसाइटी और पॉलिसी लेवल पे फाइनेंस फंक्शन कैसे वर्क करता है, वो पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। और वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर में है, जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर कमेंट्स में लिखते हैं, अरे समझ नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपकी इस पढ़ाई का बेसिस क्या है, वो ही आपने नहीं पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर सब इग्नोर करते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए, ये जो 5th पॉइंट है इसका, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब, अब हम गवर्नमेंट लेवल पे जो फाइनेंस फंक्शन का इंटरफेस है, आप अगर एक सीएफओ हो गए या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस हेड कर रहे हो, तो आपका इंटरैक्शन गवर्नमेंट पॉलिसी से कैसे होगा? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी आपके फंक्शन पे? यहाँ पे ये डिस्कस किया जाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ। अ, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब आप में जो भी मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो ना, वो फ्यूचर में एग्ज़िस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। आपने वेरिएबल्स ले लिए, इंटरेस्ट रेट ले लिया, कैश फ्लोज़ ले लिया, पर फ्यूचर एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता, यहाँ पे वो सस्टेनेबिलिटी डिस्कस होगी। तो ये जब आप पढ़ोगे मेरे साथ, तो ये ध्यान रखना, मेरे हिसाब से पूरा सीए फाइनल थियोरेटिकल है, क्योंकि अब आपकी जो प्रैक्टिकल मैथ्स है और जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करते हो, वो वाइंड अप हो गई। अब आपको एक मैनेजर के तौर पे सोचना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड पे तौर पे सोचना है, एक लीडर के तौर पे सोचना है। उस लेवल पे जाके आप सीए फाइनल, स्पेशली एएफएम पढ़ोगे, तो आपको इसके बाद के जो 13-14 चैप्टर्स है ना, वो लगेंगे ये तो जनरल नॉलेज है। सारा एएफएम तो इसी चैप्टर में है। अब इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है एडवांस एडवांस्ड रोल ऑफ सीएफओ। सीएफओ क्या है? आप फाइनेंस फंक्शन में एंटर हो रहे हैं। अगर जो 6-7 सब्जेक्ट आप सीए में पढ़ रहे हैं, उसमें आप अकाउंटेंसी और फाइनेंस के डोमेन में आगे जाते हैं। आप ऑडिट में, टैक्सेशन में नहीं जाते। तो उस रोल में आपका रोल ऊपर एंड होता है सीएफओ बन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस सीएफओ के एडवांस रोल, अब यहाँ पे वर्ड एडवांस लिखा है, समझना।
रट्टा मत मारना। एडवांस लिखा है, जनरल नहीं लिखा। जनरल फंक्शन सीएफओ के आपको और सब मेरे को सबको पता है। बैलेंस शीट साइन ऑफ करना, ऑडिट साइन ऑफ करना, इंटरनल कंट्रोल करना, ऑडिट रिपोर्ट साइन ऑफ करना। यहाँ पे एडवांस लिखा है तो हम एडवांस फंक्शंस की बात करेंगे सीएफओ की, जनरल की नहीं करेंगे। इग्नोर मत करना कि मेरे काम नहीं आएगा, ये समझ लोगे तो दोबारा इसको याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या आते हैं, एडवांस लिखा है यहाँ पे, तो जेनरिक फंक्शंस क्या है सीएफओ के? ऑब्वियसली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो ये लिखा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है? पहले तो वेल्थ क्या होती है, आई होप आप सबको पता हो, इसमें रट्टे ना मारे हो आपने। वेल्थ इज नॉट प्रॉफिट। आपका जो पीएनएल है वो प्रॉफिट है, वो एक फ्लो आइटम है। व्हाट डू आई मीन बाय फ्लो आइटम? वो रनिंग वैल्यू है, रोज चेंज होती है, सुबह चेंज होती है, शाम को चेंज होती है, वीकेंड पे चेंज होती है। जो आपका एनुअल पीएनएल है वो 12 महीनों के पीएनएल का कॉम्बिनेशन है। किसी भी कंपनी में 1 साल का पीएनएल कभी नहीं बनाया जाता। आप आज तक सीए में जो भी क्वेश्चंस करे अपने इंटर में, फाइनल में, आपको एनुअल डेटा मिलता है। रियल लाइफ में एनुअल डेटा कभी नहीं मिलता। कोई इतना वेट नहीं करता कि मैं डिसीजन मेकिंग इतना 1 साल बात करूं जो 1 साल पहले हुआ है। बड़ी कंपनीज में, मिडिल लेवल कंपनीज में भी हर मंथली पीएनएल बनता है और एंड में वही पीएनएल कोलेट होता है। और अब तो क्योंकि डेटा साइंस इतना आ गया है ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्री में, और एआई भी आ गया, अब आज की डेट में पीएनएल पीएनएल के बहुत सारे एलिमेंट्स रियल टाइम मिलते हैं। मैंने जिस लास्ट कंपनी में काम किया, हम अपने सीएफओ को रियल टाइम डेटा देते थे। जो स्पेसिफिक आइटम्स वो कंट्रोल करता था पीएनएल की, जैसे मार्केटिंग स्पेंड, एड स्पेंड, सैलरीज, वर्क फोर्स रिलेटेड एक्सपेंस, वो रियल टाइम देख सकता था। रोज आता था, रोज उसके सामने वो फिगर्स चेंज होती थी। तो वो क्या था? फ्लो कंसेप्ट। वेल्थ क्या है? स्टॉक कंसेप्ट। आपकी कितनी वेल्थ है? मेरे पास एक घर है, वो घर 2 करोड़ का है, तो मेरी 2 करोड़ वेल्थ है। कॉर्पोरेट के सेंस में बात करें तो बैलेंस शीट का जो इक्विटी प्लस रिजर्व साइड है, वो हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ हो गया। बैलेंस शीट का जो इक्विटी और रिजर्व पोर्शन है वो उनका वेल्थ हो गया। अगर मान लो एक ही इक्विटी होल्डर है, वो किसी भी पॉइंट पे पूछे कि मेरा वेल्थ क्या है इस कॉर्पोरेट से रिलेटेड, तो उसको जाके उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का टोटल करके बता दो कि सर आपने जो कंपनी में पैसा डाला था, ये आज की डेट में आपकी वेल्थ है। और भी अलग तरीके हैं। नेट प्रेस क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ? अगर ये सॉरी, अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो उसकी वेल्थ निकालना और इजी, आपको इतना डिटेल में जाना ही नहीं है। आपका जो शेयर प्राइस है एक कंपनी का, अगर लिस्टेड कंपनी है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास है, वो आपकी वेल्थ है इस कॉर्पोरेट में। बहुत इजी है, जनरल नॉलेज है। ट्रेडिशनली सीएफओ का गोल था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। अब आगे चलते हैं, अब क्या गोल है सीएफओ के? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अलावा भैया सीएफओ और क्या करेगा? अभी इधर मत देखो, मेरी तरफ ही देखो। अब क्या करेगा सीएफओ? पीएनएल नहीं देखेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखेगा, क्या देखेगा? जो एडवांस फंक्शन है सीएफओ के, वो उसका जो प्राइमरी गोल है, वेल्थ क्रिएशन प्लस प्रोटेक्शन, इसी से रिलेटेड है। वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन, मतलब कुछ एक दो चीजें सीएफओ को और करनी है, जो ये वेल्थ बन गई वो कहीं ना जाए और फ्यूचर में भी बनती रहे। ये सीएफओ के एडवांस रोल का कंसेप्ट आया कब से? ये रिसेंटली 2018-19 और कोविड के बाद से बहुत अपलिफ्ट मिला है इसको मार्केट में, कि अब ये फाइनल हो गया कि ये जो चीजें हैं ये सीएफओ के हाथ में ही है, क्योंकि सीएफओ को हमारी वेल्थ संभालनी है। हमारी वेल्थ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने जो अपना कैपिटल दिया है उसका पूरा कंट्रोल सीएफओ के हाथ में है। तो अब उसके पार्ट्स देखते हैं क्या है। रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मर्जर एंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंट, ईएसजी फाइनेंसिंग, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग। डिटेल में नहीं जाते, जनरल नॉलेज तक बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, कंपनीज को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? फैक्ट्री में आग लग गई, वायरस आ गया। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं तो साइबर क्राइम कंपनीज के साथ होता है, उनके बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कंपनीज को न्यूज में आता है कि कोई हैकर बोलता है मैंने आपका ये डेटा उठा लिया, आपका कस्टमर डेटा उठा लिया, मेरे को इतने क्रिप्टो करेंसीज दो, तो आपको वो डेटा वापस मिल जाएगा या उस डेटा का मिसयूज नहीं होगा।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी के रिस्क मेजर्स लो थे, कंपनी को उस रिस्क से एक लॉस हो गया। अब कंपनी लिस्टेड है, जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आएगी, तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा। हो सकता है रियल टर्म्स में भी एक कंपनी में कैश आउटफ्लो हो, तो क्या कंपनी की बैलेंस शीट गिर गई। दोनों केसेस में उस इवेंट से पहले और उस इवेंट के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ रिड्यूस हो गई। तो वेल्थ प्रोटेक्शन के तहत ये सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अब कि भैया कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड, कोविड के बाद यही इंपॉर्टेंस इसकी बहुत हो गई है। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन क्या होती है? रिटेल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। कोविड आया, सप्लाई चेन्स बंद हो गई। सप्लाई चेन्स मतलब शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी चेन्स, इंडिया में इतना नहीं था, पर मैं इंडिया का भी एग्जांपल लूँ तो आपको याद होगा जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुए थे कोविड के, तो कार मार्केट्स के कार कंपनीज के शेयर्स और हार्ड गुड्स वाली बहुत कंपनीज के शेयर बिल्कुल ही क्रैश कर गए थे। टाटा मोटर्स अभी जो 1000 रुपए चल रहा है, वो आ गया था 25-30 रुपए। पर सर्विस इंडस्ट्रीज वाले इतने नहीं गिरे थे, जैसे इन्फोसिस, एक्चुअली इतने नहीं गिरे थे। क्यों नहीं गिरे थे? क्योंकि हार्ड गुड्स बिना सप्लाई चेन की मूव नहीं हो सकते। हार्ड गुड्स टैंजिबल जिनको आप टच कर सकते हो, वो फैक्ट्री से गोडाउन जाएंगे, गोडाउन से पॉइंट ऑफ सेल जाएंगे, उसके लिए उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अमेरिका में अगर गुड्स किसी वॉलमार्ट में बिकते थे तो वो बनते चाइना में थे, तो वो एक पूरी सप्लाई चेन के थ्रू उस चाइना की फैक्ट्री से वॉलमार्ट में जाके एंड होते थे। तो अगर सप्लाई चेन गई तो आपका रेवेन्यू गया। आपका रेवेन्यू गया तो आप इमेजिन करो उस क्वार्टर आपका P&L कैसा दिखेगा। इस साइड पे सेल्स आता, सेल्स जीरो, एक्सपेंसेस सारे वहीं के वहीं खड़े हैं, रेंट वही है, सैलरीज वही है, सब कुछ वही है। नेट फिगर लॉस, लॉस हो गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आपके रिजर्व्स खाएगा। रिजर्व्स खा गया तो वेल्थ कम हो गई शेयर होल्डर्स की। और इतना तो वेट ही नहीं करना पड़ता, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो उसका इफेक्ट एक्सट्रापोलेट करके आपका शेयर प्राइस ऑलरेडी गिर जाता है। अगर टाटा मोटर्स कोविड में 500 से 50 रुपए आ गया 2 हफ्ते में, तो उसमें किसका लॉस हुआ? उस P&L में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सैलरीज का लॉस नहीं हुआ, रेंट देना पड़ा, मे बी थोड़ा कम, मे बी थोड़ा ज्यादा, पर शेयर होल्डर्स का तो 90% वेल्थ गिर गया। उसमें से बहुत लोग डेप्थ में भी उन्होंने शेयर लिए थे, मार्जिन मनी पे लिए थे, उनको शेयर बेचने पड़े, तो उनका पूरा कैपिटल लॉस हो गया। तो अब आप समझ रहे हैं कि सप्लाई चेन और रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल प्रोटेक्शन विच मींस वेल्थ प्रोटेक्शन के पर्व्यू में आता है। तो ये काम हो गया सीएफओ का। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये अगेन सीएफओ का काम है। अब कंसेप्ट ऐसे ही समझते जाओगे तो सब कुछ पूरा सीए फाइनल जनरल नॉलेज लगेगा। थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। प्रोटेक्शन वाला हमने कर दिया, क्रिएशन वाली भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएफओ की होती है। अब सीएफओ वेल्थ कैसे क्रिएट करता है? सर सीएफओ तो बैलेंस शीट साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, ये सब करेगा ना, कंट्रोल्स देख लेगा। तो इसमें तो जो मूवमेंट हो रही है P&L में, सेल्स की, परचेज की, रियल मार्केट में तो वो सेल्स कर नहीं रहा, ना मार्केटिंग कर रहा है, ना ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, ना वो प्रोडक्शन में है। अकाउंट्स देखता है, तो रियल लाइफ में प्रोडक्शन तो नहीं करता। जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल दूं तो सीएफओ कभी फैक्ट्री जाके कार तो नहीं बनाता, ना कार का रंग डिसाइड करता है, ना कार की सीसी डिसाइड करता है, ना नेक्स्ट कौन सी कार बनेगी ये डिसाइड कर रहा है। पर और कैसे फिर सीएफओ एक इक्विटी होल्डर की आपकी मेरी वेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकता है? ये जब पूरी जर्नी होती है, ऑपरेशन होते हैं कंपनी में, जो बैलेंस शीट में जाके रिजर्व एंड सरप्लस में खड़े हो जाते हैं, इनके अगेंस्ट ऑपोजिट में एसेट्स होते हैं, कैश होता है एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ एफडी या फंड्स। इन फंड्स की यूटिलाइजेशन करके एक सीएफओ फ्यूचर कैश फ्लोज बढ़ा सकता है, जिससे आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी। अगर वो जो ले फंड्स पड़े हैं जो मेरे एफडी में 6% पे हैं, उनको मैं कहीं लगा दूं कि मेरे को अगले साल 16% उस पे आ जाए, और मेरा एक डिस्काउंट रेट अप्लाई कर लूँ, तो इस साल मेरे को उनका बेनिफिट 13-14% मिलेगा। इसका मतलब एक झटके में सीएफओ ने वेल्थ इंप्रूव कर दी अपनी कंपनी की। रियल लाइफ एग्जांपल, जोमेटो ने ब्लिंकिट टेक ओवर कर दिया। जोमेटो के पास फंड से कहीं से भी आया, आईपीओ से आया, कहीं से भी आया, उसने ब्लिंकिट लिया। ब्लिंकिट से उसको एबिटा थोड़ा मिला, मिला नहीं मिला, फ्यूचर प्रोडिक्शंस तो है कि मिलेगा। उसको डिस्काउंट करके आज की रेट में उसकी जो करंट वैल्यू आई वो जोमेटो के शेयर में ऐड हो गई, और जोमेटो ने ब्लिंकिट के परचेज से पहले और ब्लिंकिट के परचेज के बाद अपना शेयर प्राइस डबल कर दिया। तो सीएफओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इवैल्यूएट करने में कि मर्जर्स, एक्विजिशन या मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करूं। एक्विजिशंस, जोमेटो, ब्लिंकिट। मर्जर्स, लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को मर्ज करना ताकि आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आए। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब मेरे 6 बिजनेस यूनिट्स हैं, मैंने 4 कर दिए,
या फिर मैंने अपना इक्विटी और डेब्ट का रेशियो चेंज कर दिया। किसी भी तरीके से मैंने रिस्ट्रक्चरिंग इफ़ेक्ट करी, रिस्ट्रक्चरिंग पूरे बिज़नेस की, इसमें एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पूरे फंक्शनिंग सब आ जाते हैं। तो सीएफओ ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि आप ये सब चीज़ें करो तो मेरा पी-एंड-एल की सेल्स साइड नहीं हिलेगी पर कॉस्ट साइड में मेरे को कुछ सेविंग्स हो जाएगी। तो मेरा ओवरऑल इस साल इतना कैश फ्लो बचेगा, आगे आने वाले सालों में इतना बचेगा, वो सारा डिस्काउंट होके आज की डेट में शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। ईएसजी फाइनेंसिंग, आपको पता होगा कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स आज के आज के दिन में कितने इंपॉर्टेंट है। बड़ी-बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ी-बड़ी पेनल्टी देनी पड़ी है यूरोप में और अमेरिका में क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट हार्म करी। बहुत बड़ा एग्जांपल है बीपी का। उनकी एक ऑयल वेल मैल फंक्शन हो गई थी तो सी में ऑयल ड्रिल हो गया था। मैसिव पेनल्टीज लगी थी उनपे। मैसिव पेनल्टीज जब कोई कंपनी देती है क्योंकि वो एनवायरनमेंट, सोशल या अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं रख रही, तो वो पेनल्टीज कैश में जाती हैं। और क्या इफेक्ट होता है कंपनी का? गुडविल इफेक्ट होती है। ये दोनों चीजें इफेक्ट होंगी तो ये बुक से जाएंगी और सेंटिमेंट से भी जाएंगे। आपकी कंपनी लिस्टेड है तो दोनों केसेस में शेयर प्राइस रिड्यूस, तो आपके शेयर होल्डर्स का वेल्थ हो गया रिड्यूस। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? सीएफओ की। इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जो कंपनीज सोशल कॉजेस पे एलोकेशन थोड़ी ज्यादा रखती है, जैसे कि टाटाज हो गए और बोलने को तो रिलायंस भी है, उनकी गुडविल हमेशा मार्केट में ज्यादा होती है। अ, छोटी से छोटी कंपनी की कोशिश रहती है कि मैं सोशल कॉजेज यूज करके अपनी गुडविल बनाऊं जो कि उनकी ब्रांड वैल्यू में एंड में उनके सेल्स में और शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है। तो वेल्थ में इफेक्ट बुक करती हैं चीजें। और तो सीएफओ के एडवांस रोल्स आपने सीख लिए बिना रटे। सीएफओ का मेन गोल वेल्थ क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, क्रिएशन से रिलेटेड दो गोल्स, प्रोटेक्शन से रिलेटेड दो गोल्स, दैट्स इट। कोई रट्टा नहीं मारा। इसको आगे यूज करोगे, ये दिमाग में बैठ गया तो आगे यूज होगा और आगे की पढ़ाई बहुत इजी होगी। अब इस चैप्टर के पार्ट 2 में आएंगे जो कि है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। इतनी सारी थ्योरी देख के परेशान मत हो जाना। सीए स्टूडेंट्स जनरली थ्योरी देख के मुंह बन जाते हैं उनके। समझेंगे, रियल लाइफ में अपने आप को इस सिचुएशन में इमेजिन करेंगे तो बड़ा इजी है ये पार्ट। को पता है एएफएम से पहले, थोड़े टाइम पहले इस सब्जेक्ट का नाम होता था एसएफएम, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब ये कोर्स चेंज किया एसएफएम से एएफएम, तो हमने एसएफएम प्लस समथिंग डाल दिया सीए कोर्स में। आपको पता होगा कोर्स बड़ा है एएफएम का, पहले सिर्फ ये पार्ट होता था। जो वो पूरी बुक थी ना, जो पूरा कोर्स था पिछला, वो सारा इस स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के अंदर बना था। आपको एएफएम के बारे में जो भी पता है, कैपिटल बजटिंग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो सब कुछ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के फ्रेमवर्क में आता है। आप वो जो कैलकुलेशंस करते हो, जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं एएफएम में, वो प्रैक्टिकल्स क्या हैं? हर प्रैक्टिकल के एंड में एक ही क्वेश्चन मार्क होता है, इज इट वर्थ इट और नॉट? इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं है? बाय करना वर्थ इट है या नहीं है? सेल करना वर्थ इट है नहीं है? प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं है? फेयर वैल्यू से ज्यादा है या कम है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं, एचआर रिलेटेड नहीं, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कैलकुलेशंस एक ही पॉइंट पे लीड करती हैं, उस पे डिसीजन लेना फेवरेबल है कि नहीं है। जो पूरा एएफएम कोर्स है वो सारा इस फ्रेमवर्क पे बना है। जितने भी प्रैक्टिकल्स करोगे इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे, और बाकी टीचर्स ये चैप्टर पढ़ाते नहीं, स्टूडेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वो एंड में सीए बन जाते हैं और इंडस्ट्री में जाके लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चैप्टर्स, वो कैलकुलेशन जो करी हैं वो सारी अलग अलग चल रही है। कैपिटल बजटिंग वहां उड़ रहा है, डेरिवेटिव उधर है, आईआरआर कहीं और घूम रहा है। मन में वो कोरिलेशन नहीं बना पा रहे कि ये जो मैंने कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ इसका करना क्या है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, जनरल नॉलेज यूज करिए आप और बताइए कि क्या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होती होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ऊपर हमने डिस्कस किया सिर्फ वेल्थ क्रिएशन, दैट्स इट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ही काम है, वेल्थ क्रिएट करो या वेल्थ को प्रोटेक्ट करो।